Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our MCQ series on computer awareness. This is going to be our second MCQ session. फर्स्ट MCQ सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चंस किए थे. उस वीडियो को आप चैनल पे जाके देख सकते हो. जैसा कि हमारा रूटीन रहता है, हम पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम उन टॉपिक्स के ऊपर MCQs करते हैं. आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर MCQs करेंगे. जिन टॉपिक्स के ऊपर आज के MCQs होने वाले हैं उनमें कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, जिसमें आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, CPU एंड कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट आते हैं. बेसिकली हम कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर जिन कंपोनेंट्स का बना होता है, उन्हीं के ऊपर हम आज के MCQs करेंगे. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में जो कुछ हम पढ़ेंगे, अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई, आपको एक तरह से कंप्यूटर पूरा समझ आ जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, बिकॉज आगे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो टॉपिक्स आने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में, आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए. बिकॉज अगर आज आपको चीज़ें समझ आ गई, आपको आसानी से वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. एक तरह से आज की वीडियो समझने पे आपको कंप्यूटर की फंक्शनिंग पूरी तरह से समझ आ जाएगी. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पूरी वीडियो को देखें एंड इसको ध्यान से देखें, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन. ये आसान है, उतना डिफिकल्ट है नहीं आपके लिए समझना, बट मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से देखें. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर. सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है. कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर मैं आपके लिए इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करें, या फिर उनको किस तरह से इंटरकनेक्ट करें, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ उनको जोड़े, कनेक्ट करें, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करे. बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. जैसे आप जैसे घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए आप जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक आपको राइट जगह पे जो ईंटें होती है उनको राइट जगह पे लगाना है, सीमेंट को राइट जगह पे लगाना है, जो उसमें स्टील लगता है वो भी राइट जगह पे लगना चाहिए. एग्जैक्टली वैसे ही एक कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाने के लिए इन कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ करेक्टली हमें कनेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो फंक्शनल बनता है. डिफरेंट कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने को या उनको ऑर्गेनाइज करने को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं. अगर मैं हिस्ट्री में जाके देखें तो वॉन न्यूमैन एक ऐसा नाम है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है. बिकॉज वॉन न्यूमैन जो है ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे. इन्होंने एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन दिया था जिसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है बिकॉज आज के जो कंप्यूटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टुडेज कंप्यूटर्स वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे ही बने हुए हैं. इसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी कहते हैं. अक्सर हो सकता है कि कभी पूछा जाए कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर वाज गिवन बाय प्रोग्राम आर्किटेक्चर वाज गिवन बाय वॉन न्यूमैन. वो आपको नहीं पढ़ना है, बस याद रखो कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर दिया था वॉन न्यूमैन ने. इनको फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आप मान सकते हो. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे. एज यू नो, जब हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली कंप्यूटर के 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं. कंप्यूटर 4 पार्ट्स का बना होता है. एक होता है CPU, जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे. दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, जिसमें आपकी रैम आएगी, मतलब प्राइमरी मेमोरी आएगी और सेकेंडरी मेमोरी आएगी. और तीसरा होता है इनपुट यूनिट, और चौथा होता है आउटपुट यूनिट. इसको हम IO लिखते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट. यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हैं बिकॉज IO एग्जैक्टली यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं. टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं. अब आप समझो कि अब इनको हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. एक तरीका ये भी है कि हम ऐसा करेंगे कि हर कंपोनेंट को हम हर दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो CPU जो है ये मेमोरी के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे. वैसे ही CPU जो है ये IO के साथ, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी कनेक्टेड है. ये बस है ना यहाँ पे, बस एक तरह की वायर होती है जिससे हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं. ये एक तरीका हो गया कि हम हर एक कंपोनेंट को हर दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे. ये एक आर्किटेक्चर हो गया. दूसरे टाइप का आर्किटेक्चर ऐसा हो सकता है कि हम CPU
और मेमोरी, और तीसरा जो है आईओ। यहाँ पे प्रिंटर है ना, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। वैसे यहाँ पे सीडी है ना, तो ये स्टोरेज होगी। वैसे ये जो ये सिंबल आपको दिख रहा है ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज का सिंबल। तो यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, 3 टाइप के कंपोनेंट्स हैं। इनको हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे जिस तरह से हमने किया था वैसे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे, एक जिसको हम हब कहते हैं। तो एक आईओ मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब लेंगे, एक डिवाइस लेंगे, हम सारे कंपोनेंट्स को उसी के साथ जोड़ देंगे। तो मेमोरी आईओ हब के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही सीपीयू भी आईओ हब के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही बाकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो भी आईओ हब के साथ कनेक्टेड हैं। तो सारे कंपोनेंट्स इसी के साथ कनेक्टेड है। तो डायरेक्ट कनेक्शन सीपीयू और मेमोरी के बीच में नहीं है, बल्कि इसके थ्रू है। यहाँ पे हर कंपोनेंट हर दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड था, बट इस वाले आर्किटेक्चर में सीपीयू जो है वो आईओ के साथ कनेक्टेड है, आईओ हब के साथ, आईओ कंट्रोलर हब के साथ, वैसे ही बाकी कंपोनेंट्स इसी के साथ कनेक्टेड है। तो सारे के सारे इसी के साथ कनेक्टेड है। तो वो सीपीयू को अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लानी होगी मेमोरी से, तो वो यहाँ से लाएगा, मेमोरी से पहले आईओ हब में आएगा, फिर आईओ हब से सीपीयू में जाएगा। तो इस तरह से भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब सीपीयू से मेमोरी में चीज़ें डेटा जा सकता है, या फिर मेमोरी से सीपीयू में डेटा आ सकता है। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो आई रिपीट, it is the organization of components of a computer. Now ये वाली पिक्चर आई वुड रिकमेंड कि इसकी आप स्क्रीनशॉट लो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम यही है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई यहाँ पे, आई वुड गारंटी यू कि आपको कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनिंग पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ना यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे वही जो 4 कंपोनेंट्स हैं वही दिए हुए हैं। कैसे? फर्स्ट यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है, तो ऑब्वियसली इनपुट डिवाइसेस होती हैं आपके पास। आपके कंप्यूटर सिस्टम में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। देन वी हैव द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आपका मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया, स्पीकर्स आ गए, तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हो गए। तो ये 2 कंपोनेंट्स हो गए। तीसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा था मेमोरी कंपोनेंट। मेमोरी कंपोनेंट में आपका आएगा सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी आएगी जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, जिसको हम सीडी कहते हैं, जिसको हम एसएसडी जो होती है, तो वो सारी के सारी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आएगी। वो परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में आपकी रैम आती है, और यूजुअली रोम भी हम मेन मेमोरी में कंसिडर करते हैं। तो जो मेमोरी कंपोनेंट है उसमें आपकी सेकेंडरी मेमोरी है और मेन मेमोरी है। तो ये आपका मेमोरी कंपोनेंट हो गया। इसको हमें 4th चैप्टर में पढ़ना है, वहाँ पे हम मेमोरी को अलग से देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखो, इनपुट कंपोनेंट एक होता है, आउटपुट कंपोनेंट दूसरा होता है, और उसके बाद मेमोरी कंपोनेंट होता है। एंड द 4th वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड थर्ड इज द जिसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। सीपीयू के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। ये यूजुअली किसी में 32 होंगे, किसी में 64 होंगे। तो ये छोटी छोटी ये होते हैं, ये कुछ बाइट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये होते हैं सीपीयू के अंदर। तो ये रजिस्टर्स जो होते हैं ये छोटी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ये थोड़ा सा डेटा कुछ बाइट स्टोर कर सकती है। इनको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और ये सीपीयू के अंदर होते हैं। तो इस तरह से यही है पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम, सारी चीज़ें इसी में आएंगी। नाउ वी विल सी कि हाँ ये एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती हैं, और हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जहाँ से जो यूज़र है, यूज़र कम्युनिकेट करता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस। मतलब अगर हमें कंप्यूटर को यूज़ करना है तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इन्हीं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। तो डेटा जो है हमारी तरफ से, मतलब आपको फॉर एग्जांपल ऐड करना है 2 नंबर्स को, तो वो 2 नंबर्स जो हैं वो डेटा है ना आपका, वो कहाँ से दोगे आप? सर हम कीबोर्ड पे लिखेंगे, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपको फाइल ओपन करनी है, तो एक इंस्ट्रक्शन देनी है आपको कंप्यूटर को, एक कमांड देनी है, वो कैसे दोगे? आप माउस पे क्लिक करोगे, तो वो माउस क्या है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइसेस से आप इंस्ट्रक्शंस और डेटा कंप्यूटर को दे सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल ली है, उससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे हम 5 + 7 इनपुट डिवाइस पे एंटर करेंगे। वो 5
5+7 जैसे ही आप कीबोर्ड पे लिखते हो तो पहले क्या होता है कि 5+7 जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 5 का बाइनरी बनेगा, 7 का बाइनरी बनेगा, और प्लस का भी एक अलग कोड होता है, बाइनरी कोड होता है। हर एक जो भी एक ऑपरेशन होता है उसका एक कोड होता है, प्लस का अलग कोड होगा, माइनस का अलग कोड होगा बाइनरी में। तो इनपुट डिवाइस जो है वो आपसे 5 लेगा, प्लस लेगा और 7 लेगा और उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। वो इनपुट डिवाइस मतलब आपका कीबोर्ड कर देगा। तो अब यहाँ पे वो जो डेटा आ गया, वो जो बाइनरी बन गया उसका, वो पहुंचेगा मेन मेमोरी में, मतलब सीधे रैम में जाता है। तो जब आप कीबोर्ड पे कुछ लिखते हो वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में और सीधे चला जाता है मेमोरी में, मतलब रैम में। ठीक है, किसमें? रैम में। तो रैम में जब वो चला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि रैम में ऑलरेडी आपका उस रैम में ऐसे प्रोग्राम्स, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि अभी आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो अभी, तो वो जो है वो सॉफ्टवेयर वो अभी मेन मेमोरी में होगा। ठीक है, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। कैलकुलेटर क्या होता है? कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, मतलब उसको बनाने वाले ने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। जैसे उसने इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि अगर वहाँ से कोई नंबर आया, फिर प्लस आया, फिर दूसरा नंबर आया, तो उस कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर में लिखा होगा कि जो 5 और 7 या कोई भी दो नंबर आए और अगर बीच में प्लस आया, तो वो सीपीयू जो होता है, जो एएलयू होता है, उसको मैसेज भेजता है कि जो दो नंबर यहाँ से आए उनको ऐड करना है। तो वो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसी सॉफ्टवेयर में। अगर समझ नहीं आया, बस इतना याद रखो कि इनपुट डिवाइस से डेटा आया, वो मेन मेमोरी में आया, मतलब रैम में आया। तो रैम में अभी हमारे पास डेटा है 5+7। अब क्या होगा वहाँ से? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल भेजेगा मेन मेमोरी को। ये आप देख रहे हो ना, कंट्रोल यूनिट है ना यहाँ पे, तो वो एक सिग्नल भेजेगा मेन मेमोरी को। क्या? उसको एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, याद रखना है, उसको एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा कि उस 5+7 जो वहाँ से डेटा आया उसको आगे भेज दो। कहाँ? उसको रजिस्टर में भेज दो। तो मेन मेमोरी से वो डेटा आगे जाएगा रजिस्टर्स में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। किस तरह के रजिस्टर्स होते हैं? वहाँ से जो 5 आया ना, तो वो डेटा है, तो डेटा रजिस्टर्स होते हैं। तो डेटा रजिस्टर में, एक डेटा रजिस्टर में 5 जाएगा, दूसरे डेटा रजिस्टर में 7 जाएगा। ठीक है, तो मेन मेमोरी से आ गया आपके डेटा रजिस्टर में, या फिर सिंपली आप याद रखो रजिस्टर्स में। अब रजिस्टर्स में आ गया, अब क्या होगा? अब रजिस्टर्स में जैसे ही वो आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल भेजेगा रजिस्टर को। ठीक है, इस रजिस्टर को सिग्नल भेजेगा और साथ ही में यहाँ पे एएलयू को भी सिग्नल भेजेगा। अब जो ऐड करना है, ऐड कौन करता है? ऐड के लिए एक एडर सर्किट होता है, सीपीयू में एक एडर सर्किट होता है, एडिशन के लिए एक सर्किट होता है। वो सर्किट होता है यहाँ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेगा एएलयू को और एएलयू में वो एडर सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक तरह से हमने याद रखा कि मेन मेमोरी को सिग्नल भेजा कंट्रोल यूनिट ने, उसने उस डेटा को आगे भेजा रजिस्टर्स में, रजिस्टर्स को भी सिग्नल भेजा कंट्रोल यूनिट ने, उन्होंने भेजा उसको एएलयू में, एएलयू को भी सिग्नल भेजा कंट्रोल यूनिट ने, उसने एडर सर्किट को एक्टिवेट किया और वो 5 और 7 एडर सर्किट के थ्रू पास हो जाएंगे। तो जैसे ही वो एडर सर्किट के थ्रू पास हो जाएंगे, वहां से रिजल्ट जो होगा, आउटपुट जो होगा 12 आ जाएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। तो वो 12 जब आएगा तो वो 12 आ जाएगा, वो सेव होगा किसी रजिस्टर में। किस में होगा? किसी रजिस्टर में। अब फिर से कंट्रोल यूनिट रजिस्टर को सिग्नल भेजेगा कि वो 12 जो है उसको मेन मेमोरी रैम में भेज दो। ठीक है, तो रैम में आ गया 12। अब रैम में 12 आ गया, लेकिन जो रिजल्ट है, जो 12 आपको चाहिए, वो कैसे पता चलेगा आपको? वो तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक कि वो आपकी स्क्रीन पे, आपके मॉनिटर पे ना आ जाए। तो वहाँ पे क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट आपकी मेमोरी को एक सिग्नल भेजेगा कि इसको आउटपुट डिवाइस, मतलब इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मॉनिटर जो होगा, उस पे उस 12 को भेज दो। तो वो 12 जो है वो आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट हो जाएगा आपके सामने। तो इस तरह से फ्लो होता है डेटा का। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी कि इनपुट डिवाइस से डेटा आता है मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से रजिस्टर में, रजिस्टर से एएलयू में, एएलयू असल में जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, जो असल काम होता है, वो करता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू से फिर वापस जाता है रजिस्टर में, रजिस्टर से मेन मेमोरी में वापस, मतलब रैम में, और रैम से आउटपुट डिवाइसेस में। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है इनपुट डिवाइसेस को, मेमोरी को, रजिस्टर को, एएलयू को, डेटा को कहाँ भेजना है। वैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो ये है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, वो असल काम करता है। वो
अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। जो CPU में जो मेन काम होता है वो कौन करता है, वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है। तो जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे, मतलब जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होंगे, वो सारा ALU करेगा। या फिर जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, उसमें आप लॉजिकल ऑपरेशंस हम आगे देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कंपैरिजन करना होगा दो नंबर्स का, वो एक तरह का लॉजिकल ऑपरेशन है, तो वो भी ALU करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि ALU तो सिर्फ मैथ या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, और भी तो हम काम करते हैं। लाइक आपने फॉर एग्जांपल अभी कोई वीडियो एडिट कर दी, आपने कोई इमेज एडिट कर दी, तो वो कौन करेगा, वो काम भी ALU ही करता है। क्यों? क्योंकि अंदर से आपको याद रखना है कि जो भी काम हम बाहर से करते हैं, हमें इमेज देखनी होगी, हमें इमेज को क्रॉप करना होगा, हमें जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं, वो अंदर से जो है, अंदर से वो यही ऑपरेशंस होते हैं। अंदर से मतलब कंप्यूटर जो है वो अंदर से यही मैथ कर रहा होता है, उसी मैथ से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसी लॉजिकल ऑपरेशन से वो हो जाते हैं। तो सारा काम ये ALU कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन सब की फंक्शन देखी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सेकेंडरी मेमोरी का कोई रोल नहीं रहा। अब सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब आपने ऐसा काम किया कि आपने एक वीडियो फाइल थी, उस वीडियो फाइल को आपने एडिट किया। उसको एडिट कौन करेगा, उसको ALU एडिट करेगा। जैसे ही उसने उसको एडिट किया, तो अब वो जो है वो मेन मेमोरी में उसको भेजेगा। अब यहाँ पे आप जब आप करते हो, अब आप सेव करना चाहोगे उस एडिटेड फाइल को, ठीक है। तो जब उसको सेव करोगे, तो वो सेव कहाँ पे होती है, वो सेव हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में जाएगी वो, जैसे ही आप Ctrl+S दबाओगे, सेव करोगे उसको, वो सीधा हार्ड डिस्क में कहीं पे मतलब सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली डेटा स्टोर रहता है। मेन मेमोरी में वो डेटा होता है या फिर वो प्रोग्राम होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अभी यूज़ कर रहे हो, वो मेन मेमोरी में होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम कहते आ रहे हैं, बचपन से सुना होगा आपने कि रैम या फिर मेन मेमोरी जो होती है, रैम की यूजुअली हम बात कर रहे हैं, रैम जो होती है, मेन मेमोरी यूजुअली हम रैम को ही कहते हैं। तो रैम जो होती है, रैम इज़ वोलेटाइल। रैम इज़ वोलेटाइल का मतलब इसमें जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझोगे, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कभी किया होगा कि आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो आप उस एप्लीकेशन पे फॉर एग्जांपल कोई गेम खेल रहे हो, आप चेस खेल रहे हो उस पर, तो आप चेस खेल रहे हो उस पर, तो अब आपने 20-30 स्टेप खेले होंगे उस गेम में। तो ऐसे मैंने बताया अभी कि जो प्रोग्राम आप चला रहे हो, जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो, वो मेन मेमोरी में होता है। तो जो चेस आप खेल रहे हो वो मेन मेमोरी में अभी होगी, ठीक है। तो वो सारा डेटा जो है, जितने स्टेप्स आपने किए होंगे, वो सारे मेन मेमोरी में होंगे। अब अचानक से आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो जैसे स्विच ऑफ हो गया, आप फिर से ऑन करोगे, तो जब आप गेम स्टार्ट करोगे तो गेम रीस्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो स्टेप्स आपने लिए थे अभी तक, वो सारे डिलीट हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर मतलब जैसे ही आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, उसमें जो मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम चल रहा था, जो चेस का प्रोग्राम चल रहा था, जो डेटा आपने अभी तक जो स्टेप्स खेले थे, वो सारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मेन मेमोरी होती है वोलेटाइल। तो यहाँ पे आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन सारी चीज़ें, दीज ऑल कंपोनेंट्स, इनकी फंक्शंस, किस तरह से कहाँ से डेटा जाता है। आप रिवाइंड करके देखिए, आप 5-6 मिनट जितने भी टाइम में मैंने ये पढ़ाया, आप फिर से इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। और हो सकता है कि अगर वर्ड्स को ट्विस्ट दिया एग्जामिनर ने, उसने यूजुअली तो आपसे ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, तो वो सारी चीज़ें तो आप याद कर लोगे। लेकिन कल को अगर एग्जाम में उसने पूछा, कोई ऐसी फंक्शन पूछी उसने कि ये फंक्शन किसकी है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने ये चीज़ें समझी नहीं होंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब समझ आ गई होंगी। विल मूव ऑन। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस एक कंपोनेंट है, वो तो आपको दिखती हैं, आपको कीबोर्ड दिखता है, माउस दिखता है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आएगा, स्पीकर्स आएंगे, वो भी ऑब्वियसली आपको दिखते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये आपको नहीं दिखती हैं। कैसे? यहाँ पे अगर आप देखोगे, मेन मेमोरी मतलब जो रैम होती है, वो रैम आपको दिखती है? आपने कभी है शायद नहीं देखी होगी। वो कहाँ होती है? रैम होती है। अगर आप देखोगे, रैम होती है। अगर आप लैपटॉप की बात करोगे तो कीपैड होता है, कीपैड के नीचे होता है, वो कीबोर्ड के नीचे होती है रैम, क्योंकि उसमें जो सारा सिस्टम होता है वो उसी के नीचे होता है। अगर हम रैम की बात करें, अगर हम एक डेस्कटॉप की बात करें, तो डेस्कटॉप में रैम इसके अंदर होती है, इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, या फिर इसको हम कैबिनेट भी कह सकते हो, इसके अंदर होती है। वैसे ही अगर आप सेकेंडरी मेमोरी में जो हार्ड डिस्क या SSD होगी, वो भी आपको इसी के अंदर मिलेगी, ठीक है, इसी के अंदर मिलेगी। इसके बाद अगर आप
CPU की बात करोगे, CPU इसके अंदर होता है, ये CPU नहीं होता है, CPU इसके अंदर होता है। इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड, जो हम आगे देखेंगे। उसी मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होती है, छोटी सी चिप होती है जिसको हम CPU कहते हैं, ठीक है। तो CPU कहाँ होता है? इस सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसी मदरबोर्ड के ऊपर CPU होता है, एक चिप होती है जो कि CPU होता है। उसी CPU में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, आपका कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स। और जो रैम होती है, रैम भी उसी के ऊपर होती है, ठीक है, रैम भी उसी के ऊपर होती है। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। विल मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे वन बाय वन इनको। तो यहाँ पे मैंने बताया हम तीन मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, या फिर कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनपुट आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। जो चीज़ें मैंने बताई एग्जैक्टली उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तीन या फिर चार आप कह सकते हो, क्योंकि कभी कभी हम इनपुट डिवाइसेस को अलग रखते हैं और आउटपुट डिवाइस को अलग रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में यूजुअली हम इनपुट और आउटपुट को एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो हम आईओ कहते हैं, आईओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट। तो हम अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा जेकेएसबी कि कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम तीन भी कह सकते हैं और चार भी कह सकते हैं। अगर हमने इनपुट को अलग लिया, आउटपुट को अलग लिया, तो चार हो जाएंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। विल सी वन बाय वन इनपुट डिवाइसेस, फिर उसके बाद आउटपुट, मेमोरी और फिर सीपीयू को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? ये यूजर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब या फिर इंस्ट्रक्शंस लेते हैं या फिर डेटा लेते हैं यूज़र से। आपको कोई भी चीज़, आपको कुछ लिखना है, कोई डेटा कंप्यूटर को देना है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है क्लिक्स के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करोगे, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ अगर आप लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लिखा, ABCD लिखा, वॉट जो भी चीज़ कीबोर्ड पे लिखी है आपने, तो आपको ये चीज़ तो पता होगी ना कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ आता है, मतलब CPU को सिर्फ बाइनरी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस का काम होता है कि आपने जो 5 लिखा उस 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, आपने जो A लिखा उस A को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो हर कोई चीज़ जो आप लिखते हो कीबोर्ड पे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है पहले इनपुट डिवाइस। और एक चीज़ कि अगर कोई आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अगर आप क्लिक दे रहे हो, कोई क्लिक के लिए भी एक बाइनरी कोड होता है, तो क्लिक के लिए भी एक बाइनरी कोड बनाता है यही इनपुट डिवाइस। तो जैसे आप क्लिक करते हो माउस पे, उस क्लिक के लिए एक बाइनरी कोड बनाता है इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो पहली फंक्शन है इनपुट डिवाइसेस की वो ये है कि ये यूज़र से इंस्ट्रक्शंस और डेटा एक्सेप्ट करता है। इंस्ट्रक्शन मतलब जो मैंने बताया, आप क्लिक्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर को बताते हो कि क्या करना है, कंप्यूटर को बताते हो कि फाइल ओपन करनी है डबल क्लिक करके। तो इस तरह से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। या फिर डेटा दे सकते हो, डेटा मतलब आप कीबोर्ड के थ्रू ABCD 1 2 3 4 वॉटेवर कीबोर्ड को दे सकते हो, या माइक्रोफोन के थ्रू आप आवाज़ दे रहे हो, तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि ये वो भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, डेटा हो सकता है, ठीक है। दूसरा काम ये करता है इनपुट डिवाइस की, ये उस इन्फॉर्मेशन को, वो इस डेटा को जो आप देते हो उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, मतलब बाइनरी में, उस फॉर्मेट में जिसमें बाइनरी है जो कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम है कि ये जब उसको ये कन्वर्ट करता है फिर वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है, तो कहाँ? मेन मेमोरी को दे देता है या फिर रैम में उसको सेंड कर देता है। तो ये तीन फंक्शंस होती हैं इनपुट डिवाइस की। यहाँ पे तीनों पढ़ सकते हो आप, इससे आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड इज द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम अब क्या होता है? अब यहाँ पे आउटपुट यूनिट जो है वो प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को आप तक पहुँचाता है। वो कैसे? जो चीज़ें हमने पढ़ी एग्जैक्टली वैसे ही। इनपुट से डेटा आया मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से वो आगे जाएगा रजिस्टर में, ALU उसके ऊपर काम करेगा, ALU से रिजल्ट आएगा, मतलब सम करना होगा तो सम 12 आ गया फॉर एग्जांपल, वो 12 आगे जाएगा मेन मेमोरी में आएगा, और उस 12 को आप तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो आउटपुट डिवाइस। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉनिटर है, तो मॉनिटर आप तक वो प्रोसेस्ड रिजल्ट, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई 5 + 7, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, उसके ऊपर कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, तो वो जो रिजल्ट आया 12 वो आप तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो आउटपुट डिवाइस करेंगे। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आएगा, प्रिंटर आएगा, प्लॉटर जैसी चीज़ें आएंगी। ये क्या होते हैं इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। देन अब पहली फंक्शन अगर आप देखोगे, इसका काम होता है कि ये कंप्यूटर से डेटा लेता है, मतलब मेमोरी से हम बात करते हैं, मेन मेमोरी से, या फिर आप याद रखो कि कंप्यूटर से डेटा लेता है। इट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर
एंड उसको कन्वर्ट कर देता है आपकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मतलब यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। मतलब यहाँ पे अगर आपने देखा कि कंप्यूटर ने 12 तो रिजल्ट निकाला, उसने 5 + 7 को 12 निकाला, लेकिन उसने 12 नहीं निकाला होगा, उसने 12 का बाइनरी निकाला होगा, तो वो आपको 12 नहीं देगा। मतलब यहाँ पे ALU से जो रिजल्ट आएगा वो 1 to 12 नहीं होगा, वो 12 का बाइनरी होगा, ठीक है, बाइनरी उसका जो होगा बाइनरी में, तो वही मेन मेमोरी में आएगा, वही बाइनरी आप तक आउटपुट डिवाइस तक पहुंचेगा, मॉनिटर तक। लेकिन अगर मॉनिटर आपके सामने वही 1010 उसका कन्वर्जन देगा, आपको समझ आएगा नहीं। तो उस आउटपुट डिवाइस, वो जो मॉनिटर है, वो उस बाइनरी को कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है 12 में, उस फॉर्म में, उस शक्ल में जो आप समझ पाओ, जो यूज़र समझ पाए। आई होप आपको समझ आ गया पहली फंक्शन। तो एक तरह से आप देख सकते हो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये जो काम करता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस उसी का ऑपोजिट करता है। सेकंड काम ये करता है कि ये कोडेड रिजल्ट्स को ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में करता है, जो मैंने बताया कि यहाँ से जो रिजल्ट्स आए जो कि कोडेड होते हैं, बाइनरी में होते हैं, उसको ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड द थर्ड पार्ट इज, जिसको हम कहते हैं कि ये सप्लाई करता है कन्वर्टेड रिजल्ट्स को यूज़र तक। तो अब जब उसने कन्वर्ट किया, फिर आप तक पहुँचाने का काम भी आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस आपको पता ही होंगे। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आएगा, ऑप्टिकल पेन आएगा, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर। ऐसे आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर आएंगे, प्लॉटर आएंगे, प्रिंटर आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि कोई ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट भी होंगी और आउटपुट भी होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने ये हेडसेट तो देखा होगा ना, तो हेडसेट जो है, इसमें आप आवाज़ दे भी सकते हो, मतलब आप अपनी आवाज़ कंप्यूटर तक पहुँचा सकते हो। तो ये इनपुट हो गया, क्योंकि इसमें माइक्रोफोन भी होता है, तो ये इनपुट हो गया। अब कंप्यूटर से कोई चीज़ आ रही है, कोई आवाज़ आप तक आ रही है, वो आप सुनते हो थ्रू दिस, तो ये आउटपुट डिवाइस भी हो गया। तो ऐसा हेडफोन जिसमें माइक्रोफोन भी होता है, वो आउटपुट भी है और इनपुट भी है। तो जो ईयरफोन आप लगाते हो, वो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, क्योंकि आप उससे सुनते भी हो, मतलब आउटपुट भी आता है आप तक, और आप वहाँ से आवाज़ देते हो, उसमें जो माइक लगा होता है, वो माइक्रोफोन, वो इनपुट डिवाइस होता है। वैसे ही आपका टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन भी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। कैसे? आप फॉर एग्जांपल आउटपुट, वहाँ से कोई चीज़ आपको दिख रही है, कंप्यूटर में कोई इमेज है, तो वो इमेज आप तक पहुँच रही है इसी स्क्रीन के थ्रू, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस कैसे है? आप इनपुट भी दे सकते हो। कैसे? आप कोई चीज़ इस पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, या इसी पे टाइप कर सकते हो चीज़ें, तो आप इनपुट भी दे सकते हो। तो ये चीज़ें आपको आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी के लिए आप चीज़ें याद रख सकते हो। देन थर्ड कॉम्पोनेंट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम CPU भी कहते हैं, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको मेन प्रोसेसर भी कहते हैं, या फिर जस्ट हम प्रोसेसर कहते हैं। अभी CPU क्या होता है? CPU ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि कंप्यूटर में जो भी काम होता है, कंप्यूटर में जो भी चीज़ें होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने गैलरी ऐप तो यूज़ की होगी ना, तो गैलरी में आप जब आप लेफ़्ट स्वाइप करते हो तो क्या होता है? गैलरी में आपने कोई इमेज ओपन की, जब आप लेफ़्ट स्वाइप करते हो क्या होता है? नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ जाती है। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जिस बंदे ने वो गैलरी ऐप बनाई है, वो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है, उसने लिखा है इफ़, अगर यूज़र ने लेफ़्ट स्वाइप किया, इफ़ यूज़र लेफ़्ट स्वाइप्स, तो तुम्हें क्या करना है? शो नेक्स्ट इमेज, तुम्हें नेक्स्ट इमेज दिखानी है। तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी हुई है। आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो, आप लेफ़्ट स्वाइप कर रहे हो, उस लेफ़्ट स्वाइप को से क्या होगा, वो उस एप्लीकेशन में जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उससे पता चलेगा कि लेफ़्ट स्वाइप से अगली इमेज दिखानी है। तो यहाँ पे आप याद रखो कि उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कौन करेगा? वो CPU करेगा। तो काम कौन करेगा? CPU करेगा। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम CPU करेगा। और एग्जैक्टली CPU के अंदर कौन सी चीज़ करेगी? ALU। तो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम ALU करता है, जो कि CPU का पार्ट है। अब यहाँ पे CPU के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स। अब इनका काम क्या होता है वो हमने अभी देखा और फिर से हम रिवाइज करेंगे। पहला है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है इन सब को सुपरवाइज करना, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि CPU की ओवरऑल फंक्शंस क्या होती हैं। तो यहाँ पे CPU जो है वो इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करता है, इनपुट डेटा को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस इनटू मेन मेमोरी। तो अभी हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस से तो डेटा आता है, उस डेटा को मेन मेमोरी में लाने का काम कौन करेगा? सर, वो कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल भेजता है, इसको सिग्नल भेजेगा कि उस डेटा को आगे भेज दो। तो एक तरह से जो इनपुट डिवाइसेस से मेन मेमोरी तक जो डेटा आता है
वो कौन करता है, वो कंट्रोल यूनिट करता है। तो हम कह सकते हैं कि CPU जो है वही डेटा को इनपुट डिवाइस से मेन मेमोरी तक लाता है। फिर दूसरा काम ये करता है कि ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। तो CPU जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, एग्जैक्टली ALU वो काम करता है। देन थर्ड इज, जब यहाँ से जो डेटा जो है उसके ऊपर जब प्रोसेसिंग होगी जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट को मेन मेमोरी से या फिर एक तरह से मान सकते हो कि CPU से आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने का काम भी CPU ही करेगा। किस तरह से, कंट्रोल सिग्नल्स भेज के मेन मेमोरी को, रजिस्टर्स को, वो आउटपुट डिवाइस तक आएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें आप समझ आ गई होंगी कि मेन इनपुट से डेटा आता है, उस डेटा को यहाँ से यहाँ कौन लाता है, कंट्रोल यूनिट उसको सिग्नल भेज के ले जाता है। तो ये काम CPU करता है। ये 3 फंक्शंस है प्राइमरी, इनको आप पढ़ सकते हो और आई होप आपको ये चीज़ें अब समझ आ गई होंगी। मूविंग ऑन, CPU की अगर हम बात करें, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये बचपन से आपने पढ़ा होगा। और एग्जैक्टली CPU जो होता है, आजकल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो CPU होता है वो एक IC होती है, एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो CPU जो है ये CPU नहीं है, ये जो बड़ा बक्सा होता है साइड में, ये CPU नहीं है। दिस इज, इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसमें मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में CPU भी होता है, उस पर RAM भी होती है, उसमें हार्ड डिस्क भी होती है। वो मदरबोर्ड पे नहीं होते, वो अलग होती है, लेकिन इसी में होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं पावर सप्लाई के लिए। तो ये CPU नहीं है। CPU इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड पे लगी हुई एक छोटी सी इतनी बड़ी चिप होती है। तो जब एक CPU एक ही चिप के अंदर हो, जब CPU एक छोटी सी चिप हो, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब CPU एक IC में होता है, एक IC मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट, या आप याद रखें एक चिप में होता है, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जो CPU है ये कंट्रोल करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस को। जो भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस जो बाहर होती हैं, उनको कंट्रोल करता है CPU। एग्जैक्टली कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस भी CPU करता है। एग्जैक्टली कौन करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। देन कंपोनेंट्स ऑफ CPU के 2 मेजर कंपोनेंट्स है यहाँ पे, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले आपको याद रखना है कि ALU जो है, ALU का काम होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स को, लॉजिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पे आप समझोगे कि ALU जो है वो अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन करता है, और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। लॉजिकल ऑपरेशन जैसे इसमें एंड आएगा, नॉट आएगा, और आएगा, एक्सॉर आएगा। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि लॉजिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है ALU। इसके अलावा भी कंपैरिजन ऑपरेशन है। कंपैरिजन मतलब 2 नंबर्स को कंपेयर करना होगा, तो वो भी एक तरह से लॉजिकल ऑपरेशन ही है। ठीक है। तो वो ऑपरेशन भी यही करेगा। या इसके अलावा बिट शिफ्टिंग है। बिट शिफ्टिंग मतलब कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ सकती है कि जो कंप्यूटर है उसमें जो बिट्स होती हैं स्टोर होगी कहीं पे, तो उन बिट्स को शिफ्ट करना पड़ता है टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट। मतलब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो आप इमेजिन करो ये यहाँ पे 1011 है। तो अगर कंप्यूटर को लेफ्ट शिफ्ट करना होगा तो ये 0 यहाँ आएगा, यहाँ पे जो 1 था ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ आ जाएगा। तो उसको हम लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। तो इसी तरह से शिफ्टिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ऑपरेशन भी ALU करता है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि मैंने ये बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट ALU करता है, या हम कहते हैं कि जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन एग्जीक्यूट करता है, वो ALU करता है। लेकिन यहाँ पे आप शायद ये समझो कि अब बस सिर्फ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ही तो नहीं करता है ना कंप्यूटर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। लेकिन आप याद रखो कि कंप्यूटर के अंदर हम बाहर से कोई भी चीज़ कर रहे हैं, बाहर से कोई भी हम काम कर रहे हैं, इस पर अंदर से वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ही होते हैं। तो ALU सारा का सारा एग्जीक्यूशन का काम ALU करता है। और ALU ये करता है विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। जो छोटी छोटी मेमोरी होती है इसके अंदर, उन्हीं की हेल्प से ALU करता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट का हमने बताया कि ये कोऑर्डिनेट करता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को। मतलब इनपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करने का काम, मतलब यहाँ से जो डेटा आएगा उस डेटा को आगे ट्रांसफ़र करना। तो जो डेटा है उसका एक फ्लो होता है, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि डेटा पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस। तो इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ये हमने अभी देखा कैसे करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स भेज के ये करता है। और हम यहाँ पे लिखे कि ये डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को कि तुम्हें कैसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। लाइक यहाँ पे आप समझो इस चीज़ को कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है, लेकिन
किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है वो कौन करता है, वो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ भी समझनी है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है वो फेच करता है इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उनको मेन मेमोरी से यहाँ तक लाने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। उसको फेच कहते हैं, फेच करता है, इंस्ट्रक्शंस को फेच करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, अब यहाँ से यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन आ गई, अब वो इंस्ट्रक्शन है, आपको पता ही होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो वो अंदर से क्या होगा, वो 5 + 7 तो नहीं होगा ना, वो कुछ बाइनरी होगा, मतलब 5 के लिए कुछ बाइनरी होगा, प्लस के लिए भी बाइनरी होगा और 7 के लिए भी बाइनरी होगा। तो एक कोड होगा वो, तो वो कोड जो है उसको समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, वो कौन करेगा, वो कंट्रोल यूनिट करेगा। तो जैसे ही कंट्रोल यूनिट वो देखेगा कि 5 + 7 है, उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड जैसे उसको पता चलेगा करना है, तो वो ALU को सिग्नल भेजेगा कि तुम एडर सर्किट को एक्टिवेट कर दो। तो यहाँ पे एडर सर्किट को वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद है कि डिवाइसेस जो भी इन्वॉल्व होते हैं, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, उनको भी ऑपरेशन में जो यूज़ होते हैं तो उनको भी हैंडल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो एक तरह से आप याद रखो कि कोऑर्डिनेशन का काम, डायरेक्शन का काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो एक तरह से जो कंट्रोल यूनिट है ये सुपरवाइजर है इन सब का। ठीक है, ये इन सब का सुपरवाइजर है। अब मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट आपको पता ही होगा कि ये स्टोरेज के काम आता है। इसको हम 4th यूनिट में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 टाइप्स हैं, या फिर प्राइमरी मेमोरी रैम होती है और रोम होती है। रैम के भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, DRAM एंड SRAM, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। रोम में आपकी PROM हो सकती है, EEROM हो सकती है, EEROM हो सकती है, या EEPROM हो सकती हैं। ये हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे। आई रिपीट, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं, रोम में आपका PROM, EROM, EEPROM होगा, और रैम में आपका DRAM, SRAM होगा। सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक मेमोरी हो सकती है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में डेटा मैग्नेटिक फॉर्म में होता है, तो वो एक मैग्नेटिक मेमोरी होगी। ऐसी फ्लॉपी होती थी, फ्लॉपी डिस्क में भी मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, इसलिए वो मैग्नेटिक मेमोरी होगी। इसके बाद ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मतलब जिसमें लाइट का यूज़ होता हो, फॉर एग्जांपल CD है, DVD है, उनमें लाइट का यूज़ करके डेटा को स्टोर किया जाता है, तो वो ऑप्टिकल मेमोरी हो गई। वैसे ही आजकल नई आती हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर सेकेंडरी मेमोरीज कहते हैं, जिनमें एग्जांपल है आपकी SSD। वो भी हार्ड डिस्क की तरह होती है, लेकिन वो हार्ड डिस्क से डिफरेंट इसलिए होती है बिकॉज ये सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं, उनसे फास्ट होती है, तो उसको हम SSD कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इन सब में जो है सिर्फ रैम होती है वोलाटाइल। रैम वोलाटाइल होती है, मतलब सिर्फ रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है, चाहे वो DRAM हो या फिर SRAM है। बाकी जितनी भी आपको यहाँ पे दिख रही है, उन सब जो ये सब जो है ये नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब इनमें डेटा आप कितनी ही बार कंप्यूटर को ऑन ऑफ करो, डेटा उनमें सेव रहता है, वो डिलीट नहीं होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभी हमने देखा, जो इमेज हम बार बार देखते आ रहे हैं, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम कह सकते हैं मेन मेमोरी या प्राइमरी में, वही CPU के साथ कनेक्टेड है। CPU यहाँ तक है ना, तो CPU के साथ वही कनेक्ट है, तो CPU के साथ कम्युनिकेट मेन मेमोरी करती है। सेकेंडरी मेमोरी CPU के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करती है। सेकेंडरी मेमोरी को अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल CPU को सेकेंडरी मेमोरी से लानी होगी, तो वो क्या करता है, वो सिग्नल यहाँ पे कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल भेजता है सेकेंडरी मेमोरी को, वो सेकेंडरी मेमोरी से आता है मेन मेमोरी में, मतलब रैम में, फिर रैम से आता है यहाँ तक। तो याद रखना है कि मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है CPU के साथ। उसके बाद है मदरबोर्ड। अभी मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर होता है, जो सिस्टम यूनिट होता है, जो साइड में जो बक्सा होता है, उसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है। उस सर्किट बोर्ड पे मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनमें आपका CPU होता है, यहाँ पे चिप लगी होगी जिसको हम CPU कहेंगे। यहाँ पे ऐसे स्टिक्स होती हैं जो रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी, वो भी यहीं पे लगी होती है। इसके अलावा बायोस आपने सुना होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो चिप भी यहीं पे लगी होती है। इसके अलावा अगर फ्लॉपी होगी या सेकेंडरी स्टोरेज होगी, वो यहाँ पे तो नहीं लगी होगी, लेकिन उनका एक कनेक्शन होगा यहाँ पे, तो वो कनेक्टेड होगी इसी के साथ। तो एक तरह से आप मान सकते हो कि जो मदरबोर्ड होता है वो एक सर्किट बोर्ड होता है, जिस पे या तो उसी के ऊपर कंपोनेंट होंगे, लाइक CPU इसके ऊपर होता है, मेन मेमोरी इसके ऊपर होती है, लेकिन
या फिर ऐसा हो सकता है कि कंपोनेंट इसी के साथ कनेक्ट होगा, अगर इसके ऊपर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क इसके ऊपर नहीं है, लेकिन वो होती उसी सिस्टम यूनिट में है, लेकिन कनेक्शन इसके साथ ज़रूरी होता है। तो याद रखना है, मदरबोर्ड इज़ द मेन बोर्ड इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, जिस पे CPU होता है, रोम होती है, रैम होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, PCI स्लॉट्स होते हैं। मतलब ये एक तरह से आप मान सकते हो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं, एंड USB पोर्ट्स वो भी यहीं पे लगे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे हार्ड ड्राइव है, DVD ड्राइव है, कीबोर्ड है, माउस है, वो तो इस पे नहीं है ना, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके कंट्रोलर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके कंट्रोलर्स यहाँ पे होते हैं, वो आपको याद रखना है। इसको आप फिर से देखो, इससे आपको समझ आ जाएगा। और ये मदरबोर्ड कहाँ होता है, अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में कीबोर्ड के नीचे हो जाएगा, ठीक है, कीपैड के नीचे। और अगर हम बात करें आपके डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप में उस जो सिस्टम यूनिट होगा साइड में, जिसको आप CPU कहते हो, उसी के अंदर होगा, ठीक है, उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, वही या फिर कैबिनेट कहते हैं। देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए मदरबोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मदरबोर्ड में CMOS बैटरी होती है, एक छोटी सी बैटरी, ये देख रहे हो एक छोटी सी सेल है, इसको हम कहते हैं CMOS बैटरी। ये मदरबोर्ड को पावर करती है। अलग एक बैटरी होती है लैपटॉप की, वो अलग है, लेकिन मदरबोर्ड को पावर देने के लिए एक छोटी सी बैटरी होती है, जिसको हम CMOS बैटरी कहते हैं। वो इन सब कंपोनेंट्स को यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ पे पावर देती है। देन देयर इज बायोस चिप, जो बेसिक इनपुट आउटपुट चिप होती है, वो भी यहीं पे लगी होती है। वो क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, शायद आपने पढ़ी भी होगी। ये बूटिंग के टाइम यूज़ होती है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो ये इस चिप में कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, वो तभी यूज़ होती है। फ़ैन, यहाँ पे CPU को कूल करने के लिए एक फ़ैन भी होता है। एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्सपेंशन स्लॉट आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे अगर मुझे साउंड कार्ड लगाना होगा या कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, वीडियो कार्ड लगाना होगा, तो उसके लिए कुछ स्लॉट्स होते हैं, उनको हम एक्सपेंशन स्लॉट्स कहते हैं। इसके अलावा SMPS मतलब स्विचड मोड पावर सप्लाई, फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, स्विचड मोड पावर सप्लाई। तो एक तरह से पावर सप्लाई के लिए भी यहाँ पे कनेक्शन होता है। PCI स्लॉट मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक तरह से आप कनेक्शन मान सकते हो, वो भी यहीं पे होता है। प्रोसेसर चिप, ऑब्वियसली यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर होता है, CPU चिप होती है। एंड बसेस क्या होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे CPU है, यहाँ पे रैम है। अब CPU और रैम को कनेक्ट कौन करेगा, यहाँ पे एक वायर मान सकते हो होगी इस बोर्ड के अंदर, उसको हम बस कहते हैं, उसको हम इंटरनल बस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे CPU हार्ड ड्राइव के साथ भी कनेक्टेड होगा ना, सेकेंडरी मेमोरी के साथ। तो सेकेंडरी मेमोरी तो यहाँ पे नहीं है ना, वो दूर कहीं है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी से CPU तक भी एक वायर होगी, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बस। तो बस क्या होता है, बस वायर्स होती हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ ए मदरबोर्ड या कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस के दो टाइप्स होते हैं। बस कुछ इस तरह से दिखती है, ये एक्सटर्नल बस है। अगर मदरबोर्ड के अंदर अगर आप देखोगे, मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंटरनल बस होती है, ठीक है। इंटरनल बस मतलब CPU को रैम के साथ कनेक्ट के लिए इंटरनल बस होगी, और मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को बाहर के कंपोनेंट्स लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल बस होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल बस क्या होती है। देन देयर इज इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, उसको एक साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये कुछ एक जैसे इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन जो होती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना कि तुम्हें क्या करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है कि दो नंबर्स को ऐड करना है, तो उसको एक साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ेगा। हर एक इंस्ट्रक्शन को एक साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 5+7 इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में, ठीक है। अब मेमोरी में 5+7 इंस्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस 5+7 इंस्ट्रक्शन को यहाँ से एक रजिस्टर में लाना होगा, जिसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। तो सबसे पहले उसको हम कहते हैं फैच। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करना पड़ता है। फैच मतलब मेन मेमोरी से रजिस्टर में लाना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगी तो उसको डिकोड करना पड़ता है। डिकोड कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। वो देखता है कि उस इंस्ट्रक्शन में एग्जैक्टली लिखा क्या है, मतलब क्या कौन सा ऑपरेशन करना है, जो मैंने बताया कि उस बाइनरी कोड का उसको डिकोड करना पड़ता है। फिर जब उसको डिकोड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूट कौन करता है, ALU करता है। वो अगर ऐड करना होगा तो ALU उसको ऐड कर देगा, जिसको ऐड करना होगा। तो थर्ड स्टेप इज एग्जीक्यूशन। फिर उसके बाद उसको
स्टोर करना पड़ता है, जो रिजल्ट आया उसको वापस मेमोरी में सेव करना पड़ता है। तो यहाँ से फेच करना होगा मेन मेमोरी से रजिस्टर में डिकोड करना होगा, फिर डिकोड करके उसको एग्जीक्यूट ALU करता है, फिर ALU से उसको मेन मेमोरी तक स्टोर करना पड़ता है। तो यही 4 स्टेप्स होते हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। इसी को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब मैंने बताया कि अब इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो 4 और 5 को ऐड करना है। तो अब बाहर से तो हम लिखेंगे 4 + 5, लेकिन अंदर से 4 5 प्लस ये कुछ चीज़ है नहीं, अंदर से तो सिर्फ बाइनरी है। तो अंदर से फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कि ऐड के लिए एक कोड होगा 1 1 1 1, 4 के लिए भी एक बाइनरी कोड होगा 0 1 0 0, 5 के लिए भी होगा 0 1 0 1। तो बाहर से हम लिखते हैं 4 + 5, लेकिन अंदर से एक कोड होगा 1 1 1 1, 0 1 0 0 एंड 0 1 0 1। अब ये तो एक इंस्ट्रक्शन हो गई। इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है 4 और 5 को ऐड करना है। ठीक है, ये कंप्यूटर को समझ आएगा, उसको पता होगा कैसे, क्योंकि उसको एक फॉर्मेट होगा, उसका एक अलग फॉर्मेट होगा, उसको पता होगा, जो कंट्रोल यूनिट है उसको पता होगा कि पहले जो 4 बिट्स हैं अगर वो 1 1 1 हुई, इसका मतलब है ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 1 1 0 होता तो कंट्रोल यूनिट को पता चल जाता कि मुझे ऐड नहीं बल्कि सबट्रैक्ट करना है। तो हर ऑपरेशन के लिए एक कोड होता है, उसको हम ऑप कोड कहते हैं। ठीक है, वैसे ही बाइनरी होगा ऑपरेंड्स के लिए भी, तो कंट्रोल यूनिट समझ जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन मुझे ऐड करने के लिए बोल रही है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहते हैं। मूविंग ऑन, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक, इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ये CPU के अंदर मेमोरी होती है, जहाँ पे CPU जो है या फिर ALU जो है वो जल्दी जल्दी से डेटा को ले सकता है या फिर उसको वहाँ पे जल्दी जल्दी से स्टोर कर सकता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। एक होता है, वो हम आगे देखेंगे, पहले आप अभी याद रखो कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर छोटी मेमोरी होती है CPU के अंदर, इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ये यूज़ होती है, इसको यूज़ करता है ALU, जल्दी जल्दी से डेटा को इसमें भेजता है और जल्दी से डेटा को लाने के लिए वहाँ से डेटा ले आता है। अब अलग अलग टाइप्स के रजिस्टर्स हैं। वन इज MAR रजिस्टर, जिसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। मेमोरी एड्रेस एंड रजिस्टर, इसका ये मतलब है कि ये स्टोर करता है, इसमें होल्ड रहता है मेमोरी एड्रेसेस। अब मेमोरी है मतलब रैम है, तो रैम में बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है। तो CPU को ज़रूरत पड़ती है एड्रेसेस की भी, कि फॉर एग्जांपल उसको ज़रूरत पड़ती है कि फॉर एग्जांपल किसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको कैसे पता चलता है? उसको पता होता है उसका एड्रेस। तो अगर एड्रेस को स्टोर करना होगा तो वो MAR रजिस्टर में जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। उसके बाद MDR है। MDR मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो ये आप याद रखोगे कि ये डेटा को स्टोर रखता है। मेमोरी से जो डेटा आता है ना, मेमोरी से जो डेटा आता है उसको MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, सेव रखता है या फिर स्टोर रखता है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, ये और एक टाइप का रजिस्टर होता है, जो कि इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी। ये प्रोग्राम काउंटर जो है, ये जैसे हम बताते हैं ना कि सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, या फिर आप याद रखो कि PC जो है प्रोग्राम काउंटर, ये बताता है कंप्यूटर को कि अभी कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। तो करंट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। उसके बाद है एक्यूमुलेटर इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे CPU जो है वो ऐड कर रहा है, वो 4 नंबर्स को ऐड कर रहा है। वो ऐसे करेगा कि पहले 2 को ऐड करेगा, 2 को जो ऐड किया उसका जो रिजल्ट आया उसको यहाँ सेव कर देगा। वो इंटरमीडिएट है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें चारों नंबर का ऐड चाहिए। फिर तीसरे और चौथे का ऐड करेगा, तो वहाँ से जो रिजल्ट आएगा 3rd और 4th नंबर को ऐड करके उसको भी यहाँ एक रजिस्टर में सेव रखेगा। तो फिर जो यहाँ से रिजल्ट आया था, पहले 2 को और 3rd एंड 4th को ऐड करके फिर उनको लेके आएगा और फिर उन 2 को ऐड करेगा। फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमें चाहिए होगा, लेकिन बीच में उसको 2 रिजल्ट्स निकले जो कि पहले और दूसरे को ऐड करके और तीसरे और चौथे को ऐड करके निकले थे, तो वो इंटरमीडिएट रिजल्ट हो गए। वो स्टोर रहते हैं जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर में। तो याद रखना है, एक्यूमुलेटर स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, याद रखना है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन अभी स्टोर हो रही है, अभी एग्जीक्यूट हो रही है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होती है। याद रखना है, प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। देन देयर इज माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है, ये आपको पता ही होगी। इस तरह की एक छोटी सी चिप होती है, उसी में CPU होता है। तो इसी चिप के अंदर कंट्रोल यूनिट भी है, रजिस्टर्स भी हैं और ALU भी है। दुनिया का पहला जो माइक्रोप्रोसेसर था वो इंटेल 4
4004 था, ठीक है। इंटेल 404 ये 1971 में इंटेल ने बनाया था। उनके दो साइंटिस्ट थे वहाँ पे, टेड हॉफ एंड फ्रेडरिको फैगन। एंड आजकल की जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जो आप सुनते हो, इंटेल i7, इंटेल कोर i7 आता है, AMD का AMD Ryzen 5 आएगा, AMD Ryzen 7 आएगा, ऐसे ही पेंटियम प्रोसेसर्स हैं। तो ये डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं और माइक्रो प्रोसेसर्स को हम फोटोलिथोग्राफी के प्रोसेस से बनाते हैं। मूविंग ऑन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट इज द यूपीएस। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। पहले जो डेस्कटॉप आते थे उनमें बैटरी नहीं होती थी, तो जब लाइट चली जाती थी तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता था, लेकिन फिर वहाँ पे एक मानो एक तरह से एक बैटरी ही होती थी, वो एक तरह से पावर देता था। जब लाइट चली जाती थी तब आपके कंप्यूटर को पावर देता था, तो इमरजेंसी मोड में, ठीक है। तो बफर एक छोटा सा, आप याद रखो, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, लाइक ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के पास होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डेटा है जो है सीपीयू भेज रहा है आउटपुट डिवाइस को। अब यहाँ पे सीपीयू से डेटा आ रहा है आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस उसको डिस्प्ले करा रहा है, या आउटपुट डिवाइस इसको यूज़र तक पहुंचा रहा है। अब यहाँ से बहुत तेज़ डेटा आ रहा है, सीपीयू से तेज़ डेटा आ रहा है, वो आ रहा है सीधे आउटपुट डिवाइस तक। अब आउटपुट डिवाइस उतनी जल्दी उस डेटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा कि डेटा लूज हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसको हम बफर कहते हैं, जिसमें वो डेटा जो यहाँ से आ रहा है वो टेम्पोरेरीली सेव रहता है। तो बफर इज़ ए टेम्पोरेरी स्टोरेज, ठीक है। क्लॉक स्पीड या फिर स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर, ये आपको याद रखना है, ये मेजर की जाती है हर्ट्स में। यूजुअली आजकल जो होते हैं वो गीगा हर्ट्स में होते हैं, तो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, ये कंप्यूटर की स्पीड या प्रोसेसर की स्पीड, जिसको हम क्लॉक स्पीड भी कहते हैं, उसका यूनिट है। देन देयर इज डीएमए। डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब ये होता है कि यूजुअली क्या होता है कि अगर इनपुट डिवाइस को डेटा फॉर एग्जांपल भेजना है मेन मेमोरी में, या फिर आउटपुट डिवाइस को मेन मेमोरी से डेटा ले आना है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को जब मेमोरी एक्सेस करनी होती है, एक्सेस मतलब वहाँ से डेटा लाना होता है या उसमें डेटा डालना होता है, तो उनको एक पहले सीपीयू से पूछना पड़ता है, या उनको सीपीयू को मैसेज भेजनी पड़ती है कि मुझे यहाँ से डेटा लाना है, फिर सीपीयू उनको वो डेटा दे देता है। लेकिन अगर डीएमए होगा, अगर जिस सिस्टम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा, उसमें आउटपुट और इनपुट डिवाइस डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करते हैं, उनको सीपीयू को नहीं पूछना पड़ता, वो सीपीयू को नहीं सिग्नल भेजते, वो डायरेक्टली मेमोरी में जो डेटा हो चाहिए होगा उसको ले जाते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जैसा नाम बताता है। सो दैट्स इट फॉर द रिवीजन पार्ट। इस तरह से हमारा रिवीजन कवर हो गया। नाउ वी विल गो थ्रू द एमसीक्यू सेशन। आई होप आई वाज एबल टू क्लियरिफाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो भी आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। नाउ विल डू MCQs ऑन ऑल द टॉपिक्स जो हमने अभी तक किए हुए हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं पंचायत अकाउंट सेशन के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। तो पीए में क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें बताना था कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस कहाँ पे होता है, अभी हमने देखा बायोस होता है मदरबोर्ड के ऊपर, ये एक चिप होती है जिसके अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी होता है। तो बायोस एक फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर मतलब ये हार्डवेयर भी होता है, एक चिप होती है, उसके अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी होता है, तो दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फर्मवेयर होते हैं, ठीक है। तो फर्मवेयर होता है बायोस, इसका फुल फॉर्म हमें बताना था। फुल फॉर्म इसकी सिंपल है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये हेल्प करता है इनिशियलाइज करने, हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने में। कब, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, तो उनको एक्टिवेट या फिर उनको स्टार्ट करने के लिए ये बायोस यूज होता है। बस आप इतनी चीजें याद रखो। सेकंड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। इनमें से प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं। तो अभी हमने देखा दो मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्राइमरी में हम यूजुअली रैम और रोम को रखते हैं। तो रैम यहाँ पे दिया हुआ है, तो रैम इज यूजुअली कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 दैट वाज आस्क्ड वाज सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ये क्वेश्चन लास्ट वाले लेक्चर में से था, लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया नहीं, बट यहाँ पे आपको याद रखना है वेदर फोरकास्टिंग क्या इसमें यूज होगा। तो हमने देखा था कि सुपर कंप्यूटिंग जो होती है, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ऐसी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। तो वेदर फोरकास्टिंग में भी ये यूज होते हैं, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग मतलब जैसे सोनम लोटस जी हमें बताते हैं कि कल बारिश होगी नहीं होगी, वो कैसे करते हैं, वो पहले बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, वो देखते हैं कि हवाएं कहाँ से कहाँ जा रही है, बादल कहाँ हैं, कितने हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो उन सब डेटा को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज लगते हैं, उन फार्मूलाज से फिर हमें बताते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं, तो फोरकास्ट देते हैं हमें। तो वेदर फोरकास्टिंग में भी सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा हमें प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसमें भी आप याद रखो कि इसमें
इसमें भी यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अब इतना डेप्थ में नहीं जाना है आपको क्यों कैसे यूज़ होते हैं, बस इतना याद रखो कि इसमें भी यूज़ होते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इसमें भी यूज़ होते हैं। जब ऑयल की एक्सप्लोरेशन होती है, जब कंट्रीज़ ढूंढती हैं कि कहाँ पे गैस है या कहाँ से ऑयल निकल सकता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ भी सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। सो ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोल यूनिट। इनमें से कंट्रोल यूनिट के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ सही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट कंट्रोल यूनिट के रिगार्डिंग सही नहीं है। इट ट्रांसफर्स डेटा टू ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या डेटा को ट्रांसफ़र करता है ALU तक कंट्रोल यूनिट? हाँ करता है। हमने अभी देखा कि अगर आपको याद होगा कि ALU जो है, सॉरी कंट्रोल यूनिट जो है, वो मेन मेमोरी से या फिर इनपुट डिवाइस से डेटा को ले आता है। मेन मेमोरी से लेकर आता है रजिस्टर में, और रजिस्टर से ALU तक भी डेटा को ले आता है कौन? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का ये काम है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड इज इट फैचेस रिजल्ट फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। मेमोरी में जब रिजल्ट आ जाता है फिर उसको मेमोरी से आउटपुट डिवाइस तक लाना, क्या ये कंट्रोल यूनिट करता है? हाँ ये भी करता है। फोर्थ वन इज इट डायरेक्ट्स फ्लो ऑफ डेटा विद इन CPU के अंदर, मतलब रजिस्टर्स और ALU के बीच या ALU और रजिस्टर तक डेटा को लाने और ले जाने का काम क्या ये कंट्रोल यूनिट करता है? हाँ ये भी करता है, क्योंकि हमने देखा वो पिक्चर आप याद कीजिए, उसमें हमने पढ़ी ये सारी चीज़ें। इट्स ए कंपोनेंट ऑफ SMP क्या होता है? ये पावर सप्लाई का यूनिट होता है, जो हमने देखा है जो मदरबोर्ड के ऊपर होता है। क्या कंट्रोल यूनिट उसका पार्ट है? नहीं, कंट्रोल यूनिट तो CPU का पार्ट है। तो C वुड बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको ये चीज़ जो मैंने चीज़ें बताई, अगर आपको वो चीज़ें समझ आ गई होंगी तो एक तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये पंचायत अकाउंट सेक्शन के पेपर में पूछा गया था, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज, ये क्वेश्चन तो नहीं आया था, ये मैंने खुद बनाया है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ से कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर्स एंड रैम है, दूसरी तरफ से ऑप्शन 1 है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। जरा आप ही बताओ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कौन करता है इनमें से? ALU करता है, तो 2 जो है वो A के साथ जाएगा, 2 A के साथ जाएगा। यहाँ पे तो 3 है। होल्ड द प्रोग्राम्स करंटली इन यूज। जो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर अभी यूज हो रहा है, वो किस में होता है? अगर आपको याद होगा वो होता है रैम में। सो 4 वुड बी विद B। तो B जो है 4 के साथ B जाएगा, तो या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इसके बाद है डायरेक्ट द डेटा फ्लो इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डेटा फ्लो को डायरेक्ट कौन करता है? कौन डेटा को वहाँ से यहाँ ले जाता है? कौन उसको डायरेक्ट करता है? तो ये ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा, ये कंट्रोल यूनिट करता है। सो 1 गो विद C, तो 1 C के साथ जाएगा। तो ऑप्शन D वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो D जो है होल्ड द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को होल्ड करता है रजिस्टर्स, एंड टू बी प्रिसाइज रजिस्टर्स में एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को होल्ड करता है। सो ऑप्शन D वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी, यहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। सो ऑप्शन D वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको फिर से देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया। जिन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी, उनको ये आसानी से आ जाएगा। मूविंग ऑन टू सम अदर क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इनमें से कौन सी बेसिक फंक्शन या इनमें से कौन सी फंक्शन परफॉर्म करता है? क्या डेटा प्रोसेसिंग करता है, मतलब डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशंस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या ये सारी चीज़ें करना, क्या ये कंप्यूटर करता है? यस ऑब्वियसली करता है। डेटा स्टोरेज का, डेटा को स्टोर करता है। यस, सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को स्टोर रख सकते हो आप कितने भी टाइम के लिए, कितनी भी फाइल्स हो, वीडियो, ऑडियो, वटेवर, वो आप कर सकते हो। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर ये काम भी कर सकता है। डेटा मूवमेंट, क्या डेटा मूवमेंट इसमें होता है? हाँ, ये फंक्शन भी कंप्यूटर के अंदर होती है। हमने देखा कि किस तरह से मेमोरी से CPU से मेमोरी तक डेटा जाता है। डेटा कंट्रोल भी आप याद रखो, ये भी हो जाएगा, इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये सारे फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पेरिफेरल डिवाइस। इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? अब यहाँ पे आप याद रखो कि डिवाइसेज जो भी कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज पेरिफेरल। प्राइमरी और पेरिफेरल। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा पेरिफेरल नहीं है। पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं, या आप याद रखोगे जो प्राइमरी डिवाइसेस हैं। प्राइमरी डिवाइसेस ऐसी डिवाइस हैं जिनके बगैर कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, जिनके बगैर कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। अब इनमें से बताओ आपकी इनमें से पेरिफेरल कौन सी नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि इनमें से कौन सी प्राइमरी है। ज़रा आप ही बताओ इनमें से प्राइमरी कौन सी है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसके बगैर कंप्यूटर चलेगा ही नहीं।
तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि CPU वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। CPU के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो याद रखना है, दो टाइप्स के डिवाइस हैं, प्राइमरी एंड पेरिफेरल। प्राइमरी डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। CPU के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसलिए ये प्राइमरी है। रैम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसलिए ये प्राइमरी डिवाइस है। तो मेनली यही दो आपके प्राइमरी में आएंगे, रैम एंड CPU। अब इनपुट डिवाइसेस, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक तरह का इनपुट डिवाइस नहीं होगा, आप दूसरा इनपुट डिवाइस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा इनमें से एक केस होता है प्लास्टिक या मेटल का जिसमें कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं? मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द फिजिकल पार्ट्स, तो सारे आप मान सकते हो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को छोड़ के बाकी सारा इसी में ऑलमोस्ट होता है। ज़रा आप ही बताओ किस में होता है? CPU के अंदर सारी होती है? नहीं, CPU के अंदर तो रैम नहीं आएगी ना, तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। मेन फ्रेम, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ये भी नहीं आएगा। प्लेटफॉर्म, ये भी नहीं आएगा। माइक्रो प्रोसेसर, ये तो CPU को हम कहते हैं। तो सिस्टम यूनिट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सिस्टम यूनिट ये होता है, ये एक प्लास्टिक का केस होता है, इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है और इसी के अंदर रैम भी होगी, CPU भी होगी जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है। इसके अलावा हार्ड डिस्क भी इसी के अंदर होगी। तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मोस्टली इसी के अंदर होते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, ए डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द CPU। इनमें से कौन सा डिवाइस डेटा प्रोवाइड करता है जो कि CPU तक भेजा जाता है? अगर आपको याद होगा, आप ही बताओ कि इनमें से कौन सा डिवाइस डेटा प्रोवाइड करता है जो कि CPU तक जाता है? तो आपको याद होगा कि इनपुट डिवाइस वो डेटा प्रोवाइड करता है, वो आगे CPU तक जाता है। सो इनपुट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इनपुट डिवाइस प्रोवाइड्स द डेटा विच इज सेंट टू द CPU, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड्स एज ए टाइप ऑफ इनपुट। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इनपुट है, ठीक है। डेटा क्या, डेटा इनपुट हो सकता है, ऑब्वियसली डेटा इनपुट हो सकता है। डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट होगा, नंबर्स होंगे या वॉइस होगी, तो वो डेटा हो गया। प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम इनपुट हो सकता है? हाँ, प्रोग्राम भी इनपुट हो सकते हैं। कैसे? दरअसल जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें, तो वो भी इनपुट ही होता है। वो भी कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें क्या करना है। कमांड क्या कमांड हो सकती है? हाँ, कमांड्स भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट होता है एक इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, उससे आप कमांड्स लिख सकते हो। कोई काम करना होगा आपको, आप कमांड लिख सकते हो। फाइल डिलीट करनी होगी, आप कमांड लिख सकते हो। तो कमांड से भी आप इनपुट देते हो, ठीक है। तो कमांड भी इनपुट है। यूज़र रेस्पॉन्स मतलब आप माउस क्लिक एक तरह का यूज़र रेस्पॉन्स है। यूज़र से रेस्पॉन्स मतलब माउस क्लिक्स के थ्रू, टच पैड पर आप उंगली घुमा के रेस्पॉन्स देते हो। तो ये सारे इनपुट में आएंगे। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आती है, एक्सटर्नल सोर्स एक तरह से मान सकते हो यूज़र से जो आती है और जो कंप्यूटर को फीड की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ज़रा आप ही बताओ। जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आती है और जो इन्फॉर्मेशन यूज़र से आती है और जो कंप्यूटर को फीड की जाती है, उसको हम इनपुट कहते हैं ना। सो इनपुट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू द यूज़र। इनमें से कौन सा यूनिट प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूज़र तक पहुंचाता है? जब CPU प्रोसेसिंग करता है, उसको यूज़र तक पहुंचाने का काम आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। सो आउटपुट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को और ये बना होता है IC का, या फिर एक इंटीग्रेटर सर्किट, एक चिप होती है? ज़रा आप ही बताओ, इनमें से कौन सा IC होता है, कौन सी चिप होती है और वो डेटा को प्रोसेस करती है? ज़रा आप बताओ, प्रोसेसिंग कौन करता है? ऑब्वियसली प्रोसेसिंग CPU करता है और ये एक चिप ही होती है, ये एक IC होती है। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ बिकॉज आई होप कि आपको ये सब आ रहे होंगे, बिकॉज हमने ये चीज़ें कवर की हुई है रिविजन में। द CPU इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, CPU के अंदर क्या क्या होता है? ज़रा आप ही बताओ। CPU में 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक मेमोरी यूनिट होता है छोटा सा। उसमें यूजुअली क्या होता है, उसमें रजिस्टर्स होते हैं, उनको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, तो उसको हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। CPU का एक छोटा सा मेमोरी यूनिट होता है जो कि रजिस्टर्स होते हैं, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट, यही CPU होता है। तो CPU में यही 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स मेमोरी होती है, ठीक है। छोटी मेमोरी होती है, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, या फिर आप मान सकते हो ये CPU की मेमोरी होती है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी यूनिट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना है, यहाँ पे मेमोरी यूनिट ये नहीं है, मेमोरी यूनिट का मतलब यहाँ पे ये है जो कि अंदर है CPU के। वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर? ज़रा एडिशन और कंपैरिजन कहाँ पे करता है कंप्यूटर? एडिशन मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन, कंपैरिजन मतलब लॉजिकल ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ALU में होते हैं। तो ALU
ALU यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे CPU चिप वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ALU CPU का ही पार्ट होता है। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द ALU, इनमें से कौन सा काम ALU करता है? डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटा को मैनिपुलेट करना। फॉर एग्जांपल आपने 5 दिया, उसको उसने फॉर एग्जांपल ऐड कर दिया 1, तो एक तरह से डेटा मैनिपुलेशन मतलब कैलकुलेशन आप मान सकते हो। तो कैलकुलेशन कौन करेगा? ALU करेगा। हाँ, ALU ये करेगा। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज टू पावर समथिंग, या रेज टू पावर जिसको आप कहते हो ना, तो रेज टू पावर क्या कर सकता है ALU? हाँ, वो भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो रेज टू पावर भी ALU कर सकता है। स्क्वायर रूट, क्या स्क्वायर रूट ALU करता है? हाँ, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये भी ALU करेगा। ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो ये भी ALU करेगा। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, CPU is fabricated as a single integrated circuit which is known as, इनमें से बताना है कि CPU जब एक ही चिप के अंदर होता है, एक सिंगल IC के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमने अभी पढ़ा कि उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा। जब प्रोसेसर एक छोटी सी चिप के अंदर, एक IC के अंदर होता है, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। द मेन जॉब ऑफ ए CPU इज, CPU का काम क्या होता है? कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, मतलब प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना। हाँ, CPU ये करता है। एग्जैक्टली कौन करता है? ALU करता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज़, क्या डेटा को स्टोर करने का काम CPU करता है? नहीं, ये तो मेमोरी का काम है, ये तो स्टोरेज डिवाइसेस का काम है। प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, क्या डेटा को प्रोसेस करना, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, क्या ये काम CPU करता है? हाँ, ये काम भी करता है। सो 1 and 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पररीली स्टोर्ड ड्यूरिंग वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन PC। इसका ये मतलब है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई नया डॉक्यूमेंट खोला, अभी तक आपने उसको सेव नहीं किया, आप उस पर काम कर रहे हो, आप उस पर कुछ भी लिख रहे हो, तो वो कहाँ पे सेव होता है? तो जब तक आप उस पर काम कर रहे हो, जो डॉक्यूमेंट है अभी आप उस पर काम कर रहे हो, वो अभी आप उसने उसको सेव नहीं किया, तो वो कहाँ पे सेव होगा? तो ऑब्वियसली आपको वो पता होगा कि वो रैम में होता है। तो जब तक आप Ctrl+S नहीं दबाते हो, तब तक वो रैम में रहता है। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा ना, ये कहते हैं ना कि अगर आपने Ctrl+S नहीं बार बार दबाया करो, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक पेज लिखा, आपने Ctrl+S नहीं दबाया था या आपने सेव नहीं किया था, तो अगर लाइट चली गई, कंप्यूटर अगर ऑफ हो गया, फिर से आप रिस्टार्ट करोगे, तो वो जो कुछ आपने लिखा हुआ वो सारे डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रैम में होता है। वो रैम या मेन मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल होती है, लाइट चली जाने पर उसमें सारा डेटा चला जाता है। इससे आपको समझ आएगा कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब है। जैसे ही आप Ctrl+S दबाते हो, वो जो कुछ आपने लिखा वो सारा सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में सेव रहता है। तो जैसे ही हार्ड डिस्क में जाएगा, हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल होती है, चाहे लाइट चली जाए कोई परवाह नहीं है, वो डेटा आपका सेव हो गया। तो रैम यहाँ पे वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन ए CPU ऑफ ए कंप्यूटर? लॉजिकल यूनिट का क्या काम होता है? लॉजिकल यूनिट अब आपने सुना नहीं, आपने अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सुना होगा। तो लॉजिकल यूनिट आप मान सकते हो कि ALU का लॉजिकल पार्ट है। तो लॉजिकल पार्ट क्या करेगा? लॉजिकल ऑपरेशन करेगा। तो लॉजिकल ऑपरेशन ज़रा आप मुझे बताएं, इनमें से कौन सा होगा? कंपैरिजन, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, कंपैरिजन एक लॉजिकल ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन टू कंपेयर द नंबर्स वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी मैथ काम जो है ये करेगा अर्थमेटिक यूनिट। कंट्रोल फ्लो ये कौन करेगा? ये कंट्रोल यूनिट करेगा। और प्रोड्यूस रिजल्ट प्रोड्यूस करने का काम एक तरह से हम मान सकते हैं ये अर्थमेटिक यूनिट ही करेगा। तो ये लॉजिकल यूनिट भी करेगा, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शन 2 होगा। कंपैरिजन एक लॉजिकल ऑपरेशन है जो कि लॉजिकल यूनिट करेगा। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU? मेमोरी और ALU के बीच इनमें से कौन हेल्प करता है कम्युनिकेशन में? मतलब अगर मेमोरी मतलब मेन मेमोरी से ALU तक डेटा को ले जाना है, या यहाँ से यहाँ लाना है, या फिर यहाँ से यहाँ लाना है, तो वो काम कौन करता है इनमें से? अगर आपको याद होगा, यहाँ से डेटा फ्लो का काम जो है वो सारा कंट्रोल यूनिट संभालता है। सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 17, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन के लिए कौन यूज़ होगा? अगर आपको याद होगा, कैलकुलेशन मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन, कंपेयरिंग मतलब लॉजिकल ऑपरेशन, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट, इनमें से इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? इट रीड्स और एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड। हाँ, ये फंक्शन है, हमने अभी देखी कि इनपुट यूनिट जो है वो बाहर से मतलब यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करता है,
चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो या फिर डेटा हो. इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म. ये भी हमने देखा कि जब ये डेटा को रिसीव करता है तो जो बाहर से जो डेटा आता है उसको ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है जिसको कंप्यूटर समझ पाए. तो ये काम भी ये करता है. इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू CPU और मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ये भी ये काम करता है कि जैसे ही उसको वो डेटा मिला जो उसको इसने कन्वर्ट किया उसको कन्वर्ट करके फिर CPU या फिर मेमोरी तक पहुंचाने का काम ये भी इनपुट डिवाइस करेगा. तो काम एग्जैक्टली कंट्रोल यूनिट करेगा लेकिन यही सप्लाई करेगा. तो यहाँ से फिर वो आगे जाएगा. सो ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स. इनमें से कौन सा एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर की कमांड्स को. तो कंप्यूटर कमांड्स मतलब एक तरह से मान सकते हो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये काम करेगा, क्योंकि कमांड जो है आप मान सकते हो कि कमांड एक तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो सकता है और लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है. तो बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग बट. CPU के अंदर जो मेमोरी होती है वो क्या होते हैं, वो हमने देखा, वो रजिस्टर्स होते हैं. तो सेट ऑफ रजिस्टर्स वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन एज स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डेटा. इनमें से बताना है कि इनमें से एक कौन सा एक छोटी सी एक सेट होता है, छोटी सी मेमोरी या छोटी सी डेटा होल्डिंग प्लेस जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर का हिस्सा होती है. ज़रा आप ही बताओ इनमें से कौन सा आएगा. कंप्यूटर का हिस्सा, कंप्यूटर के प्रोसेसर मतलब CPU का हिस्सा होता है और छोटी मेमोरी होती है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर रजिस्टर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. रजिस्टर CPU के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है, यूजुअली ये 10 या 20 या कुछ भी हो सकते हैं. देयर आर मैनी रजिस्टर्स इनसाइड CPU. So register would be the correct option. The portion of CPU that coordinates the activities of all other computer components is the. जरा आप मुझे बताओ कि कौन सा कंपोनेंट CPU का कोऑर्डिनेट करता है सारे कंप्यूटर के एक्टिविटीज़ को. ज़रा आप ही बताओ कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डेटा फ्लो होता है, उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है. इनमें से बताओ आप कौन सा होगा. तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा कि कंट्रोल यूनिट वो काम करता है. कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स ऑल द ऑपरेशंस. ठीक है. सो 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग. कंट्रोल यूनिट बाकी यूनिट्स को कंट्रोल कैसे करता है, वो जनरेट करता है क्या, उनको क्या भेजता है वो. अगर आपको याद होगा मैंने बताया कि वो उनको कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है. ठीक है. तो कंट्रोल सिग्नल भेज के वो उनको डायरेक्शन देता है कि डेटा को कहाँ से कहाँ ले जाना है. सो कंट्रोल सिग्नल वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे 1 आना चाहिए ना कि 2. ठीक है. मूविंग ऑन, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक. माइक्रो प्रोसेसर से आप क्या बना सकते हो. कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज. तो कंप्यूटर में तो माइक्रो प्रोसेसर होता है. डिजिटल सिस्टम्स मतलब बाकी जो डिजिटल सिस्टम, आजकल एक स्मार्ट वॉच आती है ना आपकी, तो वो भी एक डिजिटल सिस्टम हो गया. तो उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर होता है. तो कैलकुलेटर भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही आप मान सकते हो, तो उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं. ठीक है. तो माइक्रो प्रोसेसर इन सब में यूज़ होंगे. सो ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन, द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ. माइक्रो प्रोसेसर किसका बना होता है. अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते और थर्ड जनरेशन में ICs यूज़ होने लगी और ICs ही माइक्रो प्रोसेसर आगे जाके बनी थी. तो माइक्रो प्रोसेसर दरअसल रजिस्टर्स का ही होता था. जब हमने बहुत सारे रजिस्टर्स को ट्रांजिस्टर्स को जब हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप के अंदर डाला, उसी को हमने माइक्रो प्रोसेसर कहा. तो ट्रांजिस्टर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर. जो माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर को डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. क्या वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है. मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी. क्या CPU बाइनरी अंडरस्टैंड नहीं करेगा. वो तो सिर्फ बाइनरी ही अंडरस्टैंड करेगा. तो अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है. मूविंग ऑन, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड द. जो मेमोरी यूनिट होता है जो डायरेक्टली CPU के साथ कम्युनिकेट करता है, वो कौन सा होता है. ज़रा आप ही बताओ मुझे. CPU के साथ क्या सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क, इन सब में से कौन सा डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है CPU के साथ. अगर आपको याद होगा ये मैंने बताया कि मेन मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है CPU के साथ. बाकियों का अगर कम्युनिकेट करना होगा तो वो थ्रू मेन मेमोरी ही करते हैं. सो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. CPU रिट्रीव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम. CPU जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कहाँ से रिट्रीव करता है. रिट्रीव मतलब कहाँ से लाता है. CPU जो है ये CPU है ना, ये यहाँ तक सारा CPU है. तो इसमें जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है. ऑब्वियसली वो मेन मेमोरी से आता है. तो मेन मेमोरी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मेन मेमोरी सिर्फ एक ऐसी मेमोरी है जो कि CPU के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है. विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU. इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी
ऐसे प्रोग्राम्स को स्टोर करती है जो कि अभी प्रोसेस हो रहे हैं, जिनके ऊपर अभी काम सीपीयू कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे बताना है कि ऑप्शंस को अच्छे से देखो, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी इनमें से डेटा जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है उसको यूज़, जिसको सीपीयू अभी प्रोसेस कर रहा है, जिस डेटा के ऊपर अभी प्रोसेसिंग हो रही है, उसको कहाँ पे सेव होता है। ज़रा आप ही मुझे बताओ, क्या मास मेमोरी में होता है? मास मेमोरी ऐसी कोई मेमोरी होती नहीं है। इंटरनल मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली रजिस्टर्स वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रजिस्टर्स में वो डेटा होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल मेमोरी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इंटरनल मेमोरी का मतलब रजिस्टर्स होता है, और रजिस्टर्स में वो वाली इंस्ट्रक्शन होती है जिसके ऊपर अभी सीपीयू काम कर रहा है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर काम हो रहा है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होती है। सो इंटरनल मेमोरी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। जरा आप ही मुझे बताओ कि सीपीयू और मेमोरी मतलब रैम जो होती है, मेन मेमोरी, वो कहाँ पे होती है? अभी हमने देखा सीपीयू यहाँ होता है और रैम यहाँ पे होती है, और ये किसके ऊपर होते हैं? ये मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। सो मदरबोर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वो किसके ऊपर होते हैं? वो मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। सो मदरबोर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट दैट रिजाइड ऑन द मदरबोर्ड। जरा आप मुझे बताएं, इनमें से कौन सा मदरबोर्ड के ऊपर होता है? सीमॉस बैटरी, ये छोटी सी बैटरी यहाँ पे होती है जिसको हम सीमॉस बैटरी कहते हैं। फैन, सीपीयू का फैन, वो भी मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो पीसीआई स्लॉट्स वो भी होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए मदरबोर्ड वो हमने देखा था, उसको आप देख सकते हो। मूविंग ऑन, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच जो कम्युनिकेशन लाइन होती है, एक तरह से आप मान सकते हो जो वायर कनेक्ट करती है सीपीयू को मेमोरी के साथ और पेरिफेरल के साथ, मतलब हार्ड डिस्क के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बस। सो बस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, डाइजेस्ट कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी। मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सीपीयू, रैम या फिर मेन मेमोरी, उनको कौन कनेक्ट करता है? अगर आपको याद होगा, मैंने बताया कि जो सीपीयू के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करती है इंटरनल बस। सो इंटरनल बस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। द एड्रेस ऑफ आईओ डिवाइस और मेमोरी इज कैरीड बाय। ज़रा आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी बस एड्रेस को कैरी करती है? डेटा बस, एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस एंड सिस्टम बस। आपको पता चल गया होगा कि एड्रेस बस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बसेस जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, तीन तरह की होती है। एक होती है एड्रेस बस कैरी करती है एड्रेसेस। डेटा बस कैरी करती है डेटा। एंड थर्ड इज कंट्रोल बस कैरी करती है कंट्रोल सिग्नल्स, मतलब जो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है ना, तो वो इसी कंट्रोल बस के थ्रू जाते हैं। सो यहाँ पे एड्रेस बस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा ऑफ इज एड्रेस। जो डेटा कहीं पे होता है, मेमोरी में जो डेटा होता है, उस जिस लोकेशन पे होगा उसको हम क्या कहते हैं? तो जैसे जिस लोकेशन पे आप रहते हो तो आपका एक एड्रेस होता है ना, तो वैसे ही रैम के अंदर या फिर हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होता है, हर पीस ऑफ डेटा का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे एड्रेस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया अटैच टू द सीपीयू फॉर आईओ ऑपरेशंस इज। जो आईओ ऑपरेशंस के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए सीपीयू के पास एक छोटी सी मेमोरी होती है। ठीक है, मैं रजिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बताया गया है कि आईओ ऑपरेशंस के लिए, मतलब इनपुट आउटपुट, बाहर से जो डेटा आ रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए एक छोटी टेम्परेरी स्टोरेज होती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको याद रखना, उसको हम बफर कहते हैं। क्योंकि अगर इनपुट से ज़्यादा डेटा आ रहा है, सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो वो टेम्परेरी स्टोर रहता है बफर में। ठीक है, तो यहाँ पे बफर आपको समझना है, ये बफर है। तो अगर टेम्परेरी स्टोरेज बताया हो और आईओ ऑपरेशंस के लिए बताया हो तो याद रखना है वो बफर होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए। डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? हमने अभी देखा डीएमए की फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली क्या होता है वो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स। प्रोसेसर जो है वो दो तरह के इनपुट्स लेता है। कौन कौन सी? या फिर वो इंस्ट्रक्शन लेगा या फिर डेटा लेगा। तो इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा वुड बी द correct option. Next is what is the unit which decodes and translates each instruction and generates the necessary enable signal for ALU and other units. अब क्वेश्चन को अच्छे से समझो। What is the unit that decodes and translates instructions? जरा आप मुझे बताओ कि इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कौन करता है और
वो एनेबल सिग्नल्स जनरेट करता है ALU के लिए। ALU को वो इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल सिग्नल्स भी भेजता है। ज़रा आप मुझे बताओ, अगर आपको याद होगा मैंने बताया कि कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे थे उनको डिकोड करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। इसके अलावा कौन से सर्किट को यहाँ ALU में एक्टिवेट करना है वो भी कंट्रोल यूनिट करता है। सो कंट्रोल यूनिट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक। डेटा को ट्रांसफ़र करने की इनमें से कौन सी टेक्निक है? कैड, कैम, DMA, MMA। शायद आपने कैड कैम नहीं सुना होगा, MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स, पर यहाँ पे DMA इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो DMA इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो भी हमने पढ़ा था। मेमोरी ये एक डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक है मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच। नेक्स्ट इज ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रिफर्ड एज। मदरबोर्ड के ऊपर जहाँ पे चिप्स लगती हैं, चाहे वो बायोस चिप हो, इनपुट आउट बायोस चिप हो, CPU की चिप हो, मतलब माइक्रो प्रोसेसर चिप हो, जहाँ पे वो लगती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सॉकेट कहते हैं। लाइक यहाँ पे देखते हो ये CPU है ना, तो यहाँ पे ये सॉकेट है ना, जहाँ पे ये CPU लगेगा, इसको हम कहते हैं सॉकेट। ये CPU सॉकेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज when machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred as। यहाँ पे बताना है कि जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, ठीक है, तो उनको एक साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में साइकिल्स दिए हुए, उनको एक साइकिल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, अगर आपको याद होगा, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। जो हमने देखा था, पहले फैच होता है, फिर उसके बाद डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है और फिर स्टोर होता है। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दीज आर ऑल द MCQs जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।